हेलो एस्पायरेंट्स, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज की वीडियो हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम पे रहेगी। इससे संबंधित सभी फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए है, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं और साथ साथ में इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बात करें तो यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है नेशनल लेवल पर। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, अगर आप उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका नेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेट एग्ज़ाम से आपको रिसर्च में भी बेनिफिट मिलता है। यानी अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम होता है, उसकी में साथ साथ में जेआरएफ भी होता है। यानी अगर उसमें आपकी कट ऑफ ज़्यादा आ रखी है, उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो आप जेआरएफ भी आपका निकल जाएगा। अगर आप जेआरएफ निकल जाता है, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। अगर आप जेआरएफ भी हो गए हैं इसी एग्ज़ाम के थ्रू, तो आपको पर मंथ एज जैसे ही आप पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे, उसी मंथ से ही आपके 37,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी। ठीक है, और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कि सबसे पहले नेट के एग्ज़ाम से हमें एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, साथ साथ में हमें पीएचडी में हेल्प रहेगी। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे आप एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो आपके फाइनली 55% मार्क्स होने चाहिए, अब यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए पीजी में। ठीक है, और ये दोनों ही जो 55% या 50% की जो क्राइटेरिया है, दोनों ही विदाउट राउंडिंग ऑफ है। विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स 55% की जगह 54.999% आ रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आपको 55% या 50% मार्क्स चाहिए ही, और इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अगर हम अप्लाई कैसे करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये एग्ज़ाम आप जैसे ही आप पीजी में अपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, आप चाहे एमए करना चाह रहे हैं या आप एमएससी कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, उसमें एनरोल्ड होंगे, वैसे ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी आप उस जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक आपका दिसंबर वाली साइकिल होती है, दूसरा आपका जून वाला एग्ज़ाम होता है। यानी एक मैं कंडीशन मान के चल रहा हूँ, अगर आपने जून जुलाई में एडमिशन लिया है अपने पीजी में, मास्टर्स में, तो आप नेक्स्ट जो दिसंबर आने वाला है उसमें आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जून में आएगा उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक मिथ रहता है कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके कंप्लीट करने के बाद ही दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे ही पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे ही आप इनरोल्ड होंगे, वैसे ही आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये साल में 2 बार होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं दोनों साल। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो एग्ज़ाम ये एक ही है, यानी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एक ही होता है, 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, 200 नंबर की आपकी सब्जेक्ट होती है जिसके साथ आप पीजी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अगर आपकी इसमें 2 कट ऑफ बनती हैं, एक बनता है नेट का कट ऑफ, दूसरा बनता है जेआरएफ का कट ऑफ। अगर आपने नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई किया है एग्ज़ाम में, इसमें क्या होता है कि नेट का कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है, जबकि जेआरएफ का कट ऑफ हाई रहता है सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, ज्योग्राफी का प्रोफेसर हूँ, तो मैंने ये एग्ज़ाम अपने मास्टर्स में ही कर रखा था। ठीक है, तो मास्टर के पहले साल में ही कर रखा था। तो मेरे को क्या था कि नेट का एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी उस टाइम पे लगभग 180 के समथिंग थी। 300 मार्क्स का होता है, 300 नंबर का होता है, तो 300 में से लगभग 180 पा रहे हैं तो आप नेट निकाल लेंगे। वैसे ही अगर आप 210 के आसपास पा रहे हैं तो नेट और जेआरएफ दोनों निकल जाएगा। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ बनती है, नेट की कट ऑफ कम रहेगी, जेआरएफ की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, केवल नेट क्वालिफाई कर लिया, तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, यानी एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, ये आपके लिए हमेशा के लिए एक एलिजिबिलिटी मिल गई कि आप जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आएगा उसके लिए फुलफिल कर सकते हैं, ये लाइफ टाइम वैलिड है। इसके साथ अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो ये केवल 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये नेट जेआरएफ पहली साल में ही निकाला था अपने मास्टर्स में, तो मेरे को क्या था कि
मास्टर्स 2 साल का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें पहला और दूसरी साल इस जेआरएफ की जो वैलिडिटी थी वो उसी में ख़त्म हो गई। तो मेरे को अगली साल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद ही इनरोल्ड होना पड़ा पीएचडी में, ताकि मैं जेआरएफ मेरा बचा रहा। ठीक है, यानी आपको 3 साल का ही वैलिडिटी मिलेगी। अगर आपकी 3 साल ख़त्म हो गई किसी भी तरीके से, आप पीएचडी में इनरोल नहीं हो पाए, तो आपका जेआरएफ कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आपको जेआरएफ बचाना है, यानी जैसे आपका पीजी ख़त्म हो उसके नेक्स्ट ईयर ही आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ हमने एक चीज़ और देखनी है, एज लिमिट। ठीक है, अब यानी नेट का एग्ज़ाम भरना है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, जबकि जेआरएफ की एज लिमिट है कि जेआरएफ की जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी के लिए केवल 3 साल, यानी अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तभी तक आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, जबकि कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फीमेल कैटेगरी है, इसके साथ कोई भी आर्म फोर्सेस से हैं, तो आप 5 साल के लिए एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा ताकि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में हमने जानी। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेट और जेआरएफ के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, साथ में हम पेपर पैटर्न को भी समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।